नमस्कार साथियों। मैं रविंद्र गहलोत क्वींस क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम सीयूटी की तैयारी के लिए लगातार बायो के ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। और आज हम चैप्टर जो 5 आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार, जिसको अपन नॉर्मली डीएनए वाले चैप्टर के समझ सकते हैं, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर के एमसीक्यू हम आज कंसिडर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है आपका, इसका नाम है बेटा यूनिट 2 का, ये जेनेटिक्स वाले यूनिट का ही है, जिसका नाम है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक सिद्धांत है, वंशागति का आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार हम ये देखने वाले हैं। वंशागति का आणविक आधार की जो हम बोलते हैं बेटा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर जाते हैं, उसको आप बोलते हो इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। उसका बेस क्या है, किस बेस पे वो कैरेक्टर जाते हैं? उसका बेस होता है बेटा डीएनए, क्योंकि डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। यानी डीएनए ही जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा तो उसके थ्रू कैरेक्टर लेके जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। तो हम बोलते हैं कि जो इनहेरिटेंस होता है, हेरिडिटी होती है, उसका एक बेस होता है, वो होता है डीएनए। वंशागति का आणविक आधार मतलब हम बोलते हैं वंशागति या अनुवांशिकता का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, उसको वंशागति या अनुवांशिकता कहते हैं। इसका क्या आधार है, किस आधार पर जा रहे हैं लक्षण? तो ये जा रहे हैं आणविक आधार, मतलब कौन सा अणु लेकर जा रहा है लक्षण, तो ये लेके जाता है आपका डीएनए। कौन सा लेके जाता है? डीएनए लेकर जाता है, ये हमको पता है। चलिए, इस चैप्टर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है which scientist discovered the given the double helix structure of DNA। आपने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बेटा। इस तरह का आपने डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर देखा होगा। और यहाँ पर ये लिखे, यहाँ पर आपके हिसाब भी लिखा रहता है 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, ये 5 प्राइम, 3 प्राइम ये इनके एंड्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे डबल डबल होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो डीएनए का है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने करी या किसने दी? अगर आपसे बोल दे, आप बोलोगे किसने दी बेटा? तो यहाँ पर लिखे हैं आपके 4 साइंटिस्ट के नाम, जोड़े में लिखे हैं। चार क्या है, चार चार के जोड़े, मतलब दो दो के जोड़े में लिखे हैं आपके 4 साइंटिस्ट के नाम। तो कौन सा वाला? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन और क्रिक ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए का आपका क्या दिया है, स्ट्रक्चर दिया। वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया। डीएनए की आपका डबल हेलिक्स संरचना दी है। डीएनए का जो आपका स्ट्रक्चर पढ़ते हुए किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? तो ये पहले ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर हुआ। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे हम, बेसिक वाले भी करेंगे, क्योंकि बेसिक वालों में क्या होता है कि 3-4 ऑब्जेक्टिव मिलाकर वो एक चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला बना देते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट वाला बना देते हैं। तो वहां पर ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको आते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे बढ़ते हैं हम। विच प्रोटीन हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम? ठीक है, बाइंडिंग आएगा यहाँ पे, बाइंडिंग ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए को गुणसूत्र में लपेटने, डीएनए को गुणसूत्र में लपेटने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो आपने देखा होगा डीएनए का वो बनता है, क्रोमेटिन बनता है। तो डीएनए किसमें लपेटता है? डीएनए आपस में किसमें? तो आपने बोला सर जैसे हिस्टोन ऑक्टोमर होता है। हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, उसका ऑक्टोमर होता है। हिस्टोन अष्टक बोलते हैं। उससे आपका कौन लपेटा हुआ होता है? उससे आपका डीएनए लपेटा हुआ होता है। ऐसे बिल्कुल ऐसा होता है अलग स्ट्रक्चर। जैसे डीएनए जो होता है ना, ऐसा लपेटा हुआ होता है। डीएनए किसमें लपेटा होता है? डीएनए किससे जुड़ा होता है? तो गुणसूत्र बनते हैं। तो आप बोलोगे सर आपका लपेटा हुआ गुणसूत्र में डीएनए किसकी मदद से होता है? हिस्टोन प्रोटीन की मदद से, या हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता है डीएनए तो आपका न्यूक्लियोसोम बनता है।
ऐसे ही न्यूक्लियोसोम बनते हैं, तो न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन जाल बना देते हैं, जिससे आपका क्रोमोसोम बना होता है। तो क्रोमेटिन का जाल न्यूक्लियोसोम से बना है, न्यूक्लियोसोम बना है हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से। ये ध्यान रखना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा हिस्टोन। क्या हो जाएगा, हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा बेटा, हिस्टोन प्रोटीन। ये प्रोटीन होता है, क्या है, हिस्टोन एक प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन से जुड़ा हुआ बोलते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन। तो सेकंड का राइट आंसर ये हो गया, टू हिस्टोन। आगे बढ़े बेटा हम। इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट which strain of bacteria caused the mouse die? ग्रिफिथ के प्रयोग में किस बैक्टीरिया स्ट्रेन से चूहा मर गया था? तो आप बोलोगे सर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आपको ये पता चलता है या ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किसके बेस्ड था? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो इसी बात को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या दिए थे, एक्सपेरिमेंट करे थे, और उसके बेस पे उनका रिजल्ट मिला था। तो यहाँ पर ग्रिफिथ करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करा था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो करा था वो माइस यानी चूहों पर करा था। और चूहों और माइस पर किस पर एक्सपेरिमेंट करा था? तो इन्होंने क्या करा था बेटा, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, जिससे निमोनिया डिसीज होती है, निमोनिया रोग होता है। उस बैक्टीरिया को इन्होंने ग्रो करवाया था। उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के बाद इनको दो कॉलोनी मिली थी, यानी एक ही बैक्टीरिया में दो टाइप के बैक्टीरिया मिले थे, एक आर स्टेन बैक्टीरिया, एक एस स्टेन बैक्टीरिया। तो जो आर स्टेन बैक्टीरिया होते हैं वो जब चूहों को लगाया गया, आर स्टेन बैक्टीरिया वाला इंजेक्शन जब चूहों को लगाया गया, तो चूहे जिंदा थे, इसका मतलब आर स्टेन बैक्टीरिया चूहों को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। और एस स्टेन बैक्टीरिया जो थे बेटा, वो जो अगर हम चूहों पर लगा रहे थे तो चूहे मर जाते थे, क्योंकि एस स्टेन बैक्टीरिया में जो आपके बैक्टीरिया होते थे वो वायलेंट होते हैं, बीमारी फैलाने वाले, रोग फैलाने वाले होते हैं, जिससे बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो होते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं क्रियाशील होते हैं, और उनको चूहों के अंदर जाने का चूहों को मार देते हैं। तो ये यही पूछ रहा है कि जो ग्रिफिथ ने प्रयोग करा था, तो कौन से स्ट्रेन के बैक्टीरिया जब दिए थे, तो ग्रिफिथ के प्रयोग में कौन से स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो है जिससे चूहे मर जाते थे, चूहा मर जाता था, ठीक है। तो हीट किल्ड आर स्ट्रेन तो नहीं हो, आर स्ट्रेन तो नॉर्मल भी नहीं होगा, लाइव स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया भी कुछ नहीं कर रहे थे, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब लाइव एस स्ट्रेन, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जो जीवित जीवित एस प्रभेद वाले जो बैक्टीरिया थे, जीवित एस प्रभेद वाले जो बैक्टीरिया थे जीवित एस प्रभेद वाले जो बैक्टीरिया थे, उनको लगाने पर चूहा क्या हो जाता था बेटा, मर जाता था। लाइव ए सिस्टम वाले बैक्टीरिया का इंजेक्शन जब लगाते थे तो चूहा मर जाता था। बाकी इन्होंने तीन टाइप के इंजेक्शन लगाते थे, ये तो इससे चूहा बच जाता था। तो उसने ही पूछा कि कौन से टाइप का जो स्ट्रेन हो बैक्टीरिया को कौन से टाइप का स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है वो जो चूहों को मार रहा था। तो ये आपने बता दिया सी, राइट आंसर हो गया बेटा सी। आगे बढ़े हम। which bond connected या connect nucleotides in a DNA strain? डीएनए का स्ट्रेन बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लियोसाइड से बना है, तीन चीजें होती है, शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार। तो ये जो तीनों चीजें होती है जो मैंने बोली है न्यूक्लियोटाइड्स में, किससे जुड़ी होती है, आपस में। डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स को कौन जोड़ता है या कौन सा बंधन जोड़ता है, तो आप बोलोगे डीएनए में कौन जोड़ता है, तो आप बोलोगे सर उनको जोड़ने वाला होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में नाइट्रोजनस बेस के बेस पे होगा, बीच में होता है। एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक नाइट्रोजन क्षार दूसरे नाइट्रोजन क्षार से जुड़ता है, जिससे नाइट्रोजन युग्म बन जाता है। ये बीच जो बंद होता है वो नाइट्रोजन बंद होता है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी चल रही है, यहाँ पर बात चल रही है पूरे न्यूक्लियोटाइड की, जिसमें तीनों चीजें आ गई, नाइट्रोजन बेस भी आ गया, शुगर भी आ गया, फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया। तो ये तीनों चीजें आपस में किससे जुड़ी है, तो वो बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बंधन से जुड़े होते हैं। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पे, पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक तो भी। पेप्टाइड प्रोटीन के लिए है, ग्लाइकोसाइडिक ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ते हैं तब, वो भी मोनोसेकेराइड ग्लूकोज। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच होता है, तो नाइट्रोजन बेस के बीच होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पूछा है तो न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े।
राइट आंसर हो गया इसका भी सी। आगे बढ़े बेटा हम। विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। डीएनए से राइबोसोम तक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाता है कोड के फॉर्म में, जिसको हम जेनेटिक कोड भी बोलते हैं, ये काम कौन से टाइप का आरएनए करता है? तो आपको पता है बेटा, ये क्या कर रहा है, डीएनए से जेनेटिक कोड के फॉर्म में जेनेटिक मैसेज ले जा रहा है, और मैसेज ले जाने वाले को मैसेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैसेंजर। डीएनए से राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, तो जो इंफॉर्मेशन ले जाने वाला होता है वो कहलाता है मैसेंजर। और मैसेंजर मतलब कौन सा आरएनए? एम आरएनए। कौन सा आरएनए बेटा? एम आरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन ले जाता है राइबोसोम तक। तो हिंदी में भी लिखा है कौन से प्रकार का आरएनए या कौन सा आरएनए डीएनए से राइबोसोम तक अनुवांशिक कोड ले जाता है। तो कौन सा आरएनए जो होता है वो डीएनए से राइबोसोम तक अनुवांशिक कोड ले जाता है, तो आप बोलोगे सर वो ले जाता है आपका एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। एम आरएनए का नाम ही होता है मैसेंजर आरएनए। तो राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा? एम आरएनए। चलो आगे बढ़े। विच एंजाइम विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? ठीक है, ध्यान से। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए प्रतिकरण जिसको हम बोलते हैं, डीएनए प्रतिकृति बोलते हैं, के दौरान डीएनए हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो आप बोलोगे सर ये क्या कहानी है, तो आपको याद रखना है बेटा, एक डीएनए से, सिंपल सा फंडा है। पहले डीएनए रेप्लिकेशन क्या है वो थोड़ा समझते हैं। तो मैंने बोला सर कि ये एक डीएनए ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। एक डीएनए से क्या होता है बेटा कि एक डीएनए जो है, ये डीएनए सबसे पहले क्या होता है बेटा, ये एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, सबसे पहले ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। क्या होता है बेटा? तो आप बोलोगे सर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में सेपरेट कर देता हूँ, मान लो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में सेपरेट कर देता हूँ। मैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर देता हूँ। ये एक डीएनए था, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। कैसे बन गए? तो ये डीएनए का स्ट्रेन था बेटा, ये डीएनए का स्ट्रेन था, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये दोनों स्ट्रेन सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डीएनए। इस प्रोसेस में मतलब डीएनए सेपरेट हो लगे। और इस डीएनए यहाँ पर देखो, एक डीएनए होता है उसके दो स्ट्रेन होते हैं, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और जो स्ट्रेन सेपरेट हुआ है, पृथक हुआ, अलग हुआ, उस पे एक नया डीएनए स्ट्रेन आ जाएगा। ये प्रोसेस से एक डीएनए से दो डीएनए मिल जाएंगे आपको। और यही कहलाता है डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें एक डीएनए से दो डीएनए आते हैं। कैसे आते हैं अगर डायरेक्ट समझना है तो आप बोलोगे डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, वो दोनों अलग हो जाएंगे, उन अलग स्ट्रैंड पे एक नया स्ट्रैंड आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अभी ये अलग हो गए हैं, अब इन पर एक नया स्ट्रैंड आ जाएगा, तो मैं नए स्ट्रैंड को ये सा बनाता, मैंने नया स्ट्रैंड अलग बनाया, तो ये मैंने बना दिया नया स्ट्रैंड। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये डीएनए था एक, ये डीएनए था, एक डीएनए से फिर उसके स्ट्रेन अलग हो गए, ठीक है, और स्ट्रेन अलग होने पर एक नया स्ट्रेन आ गया, ये न्यू वाला स्ट्रेन आ गया, न्यू स्ट्रेन आ गया, नया स्ट्रेन आ गया, तो इससे एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पर रेप्लिकेशन बहुत आसान से आपने समझ लिया कि सर यहाँ पर डीएनए एक था, दोनों स्ट्रेन अलग हो गए। डीएनए में दो स्ट्रेन होते हैं, तो एक स्ट्रेन डीएनए, एक डीएनए था, दो स्ट्रेन थे, दोनों स्ट्रेन अलग हो गए, उन अलग स्ट्रेन पे एक नया स्ट्रेन आ गया, तो एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। सीधी सी बात है। लेकिन आप बोलोगे सर कि ये इतनी सिंपल सी प्रोसेस है, तो बिल्कुल इतनी सिंपल सी नहीं है। इस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डीएनए है, तो उस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे तभी तो उसका नया स्ट्रैंड आएगा। तो डीएनए के अलग होते ही इनको अलग करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? उसका नाम हो बेटा हेलिकेज।
डीएनए हेलिकेज बोलते हैं, डीएनए हेलिकेज एंजाइम का नाम है। ये डीएनए हेलिकेज जो होता है क्या करता है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रेन करता है, मतलब डीएनए के स्ट्रेन को क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है। एक होता है डीएनए को तोड़ना, तो डीएनए को तोड़ना हो तो आप यहाँ से तोड़ सकते हो, यहाँ से तोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर टूट नहीं रहा है, दोनों स्ट्रेन अलग हो रहे हैं, तो डीएनए के स्ट्रेन की अनवाइंडिंग करना, सेपरेट करना, ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहला ये कौन सी प्रोसेस का हिस्सा है, ये रेप्लिकेशन का हिस्सा है। उसमें कौन सा एंजाइम मदद करता है, सबसे पहले आप बोलोगे सर डीएनए रेप्लिकेशन। कौन सा मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन मदद करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, राइट आंसर हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। डीएनए सिंथेसिस मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन मैंने अभी बताया कि डीएनए एक नया स्ट्रेन बनेगा, तो डीएनए का जब नया स्ट्रेन बनेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये बताना है। डीएनए प्रतिकृति के दौरान, डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए संश्लेषण की दिशा क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर मैंने बोला कि ये डीएनए के एक एक स्ट्रेन थे, यहाँ पर ये स्ट्रेन अलग हुए, नया स्ट्रेन आ गया तो दो स्ट्रेन बन गए, लेकिन जो नया स्ट्रेन बनता है तो वो दूसरा जो नया स्ट्रेन बनाता है वो कौन बनाता है, तो याद रखना डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। और ये डीएनए पॉलीमरेज जब बनाता है तो उसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम। कौन सी होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम उसकी डायरेक्शन होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम उसकी दिशा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 प्राइम से 3 प्राइम उसकी डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, इस दिशा में वो एक नया स्ट्रेन बनाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो नया बनने वाला स्ट्रेन होता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन होती है, ये बात याद रखना है। चाहे वो कोई सा भी स्ट्रेन बन रहा हो, एक वाला बन रहा है, दो वाला बन रहा है, कोई सा भी स्ट्रेन बन रहा है, उस स्ट्रेन में 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही आपका नया स्ट्रेन बनेगा, क्योंकि ये किसकी शर्त है, डीएनए पॉलीमरेज की शर्त है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की शर्त है, जो कि ये स्ट्रेन बनाने वाला है उसकी शर्त है। इतनी बात क्लियर है बेटा, आगे बढ़े हम, अब जोड़ना है, ठीक है। तो होता क्या है, which enzyme join Okazaki fragments during replication। डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो एक एंजाइम जो होगा वहां पर डीएनए के जो टुकड़े बनते हैं उनको जोड़ता है, तो वो कौन सा एंजाइम, डीएनए के टुकड़ों को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट में किसके फ्रेगमेंट है, डीएनए के ही फ्रेगमेंट है, डीएनए के ही टुकड़े हैं, डीएनए के ही खंड है ओकाजाकी खंड में। तो आप बोलोगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी खंड जो है, ओकाजाकी खंड में डीएनए के ही सेगमेंट या फ्रेगमेंट है, तो इसको कौन जोड़ता है, कौन सा एंजाइम ज्वाइन करता है, कौन सा एंजाइम जोड़ता है, तो आप बोलोगे सर जोड़ने की बात आ रही है तो लाइगेज करना है, क्या करना है, लाइगेट करना है, तो आप बोलोगे डीएनए लाइगेज आएगा सर, डीएनए लाइगेज आएगा, क्योंकि देखो डीएनए हेलिकेज तो क्या कर रहा है, डीएनए स्ट्रेन को अलग कर रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड अलग होते जाएंगे, फिर नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, तो नया डीएनए स्ट्रैंड कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है डाया स्ट्रैंड बनाता है। प्राइमेज जो होता है वो प्राइमर बनाता है, और वो प्राइमर जुड़ते हैं तभी जाके डीएनए पॉलीमरेज जो होता है नया स्ट्रैंड बना सकता है। तो प्राइमेज का काम प्राइमर बनाना है, तो जोड़ने का काम किसका हुआ लास्ट में, डीएनए लाइगेज का। जब भी जोड़ने की बात आए, डीएनए को जोड़ना हो या आपका फ्रेगमेंट को जोड़ना हो, डीएनए लाइगेज। चलिए आगे बढ़े हम। इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन which factor help RNA polymerase recognize the promoter। ठीक है, प्रोकैरियोटिक प्रतिलेखन में, प्रोकैरियोटिक प्रतिलेखन में अनुलेखन में कौन सा कारक, कौन सा कारक आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पहचानने में मदद करता है, तो यहाँ पे रखना कौन सा फैक्टर मदद करता है, कौन सा फैक्टर मदद करता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोकैरियोटिक प्रतिलेखन में, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करने में, आरएनए पॉलीमरेज को पहचानने में। तो आप बोलोगे सर वो फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है बेटा, सिग्मा फैक्टर, ये बात आपको ध्यान रखना है, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर होता है जो आपके आरएनए पॉलीमरेज को पहचानता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोकैरियोटिक अनुलेखन में, प्रतिलेखन में सिग्मा फैक्टर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को पहचानता है। आगे बढ़े। विच रीजन ऑफ अ सिंगल, विच रीजन ऑफ अ जीन सिग्नल्स स्टार ट्रांसक्रिप्शन, यानी जीन के अंदर या डीएनए के अंदर एक साइट होती है जो ट्रांसक्रिप्शन जहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं,
एरिया को क्या बोलते हैं, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। किसी जीन क्षेत्र में प्रतिलेखन की शुरुआत का संकेत कहाँ से मिलता है, मतलब किसी जीन या डीएनए की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक क्षेत्र होता है जहां पर अनुलेखन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उसका नाम क्या है, तो प्रारंभ करना मतलब प्रमोट करना, तो आप बोलोगे प्रमोटर, क्या बोलेंगे उसको, प्रमोटर या फीडबैक कहा जाता है हिंदी में, प्रमोटर के साथ साथ फीडबैक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो प्रमोटर रीजन होता है जहां से इनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। कौन सा रीजन है, तो आप बोलोगे सर प्रमोटर रीजन। कौन सा रीजन, प्रमोटर रीजन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर क्षेत्र है, विनायक क्षेत्र है जहाँ से प्रतिलेखन होता है। प्रतिलेखन मतलब अनुलेखन प्रारंभ होता है। ये आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडोन, ठीक है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है। स्टॉप कोडोन मतलब समापन कोडोन, समापन कोडोन। इसमें से कौन सा कोडोन है, समापन कोडोन नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक बात याद रखना है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो शुरुआत करता है, एक होता है जो लास्ट में होता है। तो एक होता है इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, समारंभन, समारंभन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, समारंभन कोडोन। तो आप क्या बोलोगे, वो कौन है बेटा, एयूजी। कौन है बेटा, एयूजी। एयूजी है शुरुआत करता है, इसको स्टार्टिंग कोडोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनिशिएशन या स्टार्टिंग कोडोन। ये जेनेटिक कोड होते हैं जो अमीनो एसिड का कोड करते हैं। ये जेनेटिक कोड होते हैं जो 3 नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं, और क्या करते हैं, ये जेनेटिक कोड होते हैं जो 3 नाइट्रोजनस बेस को से बने होते हैं, और क्या करते हैं, अमीनो एसिड बनाने के लिए कोड करते हैं, अमीनो एसिड का, अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। तो कौन सा बेटा, इनिशिएशन कोडोन यानी समारंभन कोडोन होता है। तो आप बोलोगे किसको बोलते हैं, ये शुरुआत करता है एमिनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए, इसको बोलते हैं एएमजी कोड। और दो अब एक लास्ट वाले होते हैं जिनको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडोन, स्टॉप कोडोन भी लिखा है, टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन, या फिर एक और नाम होता है इनका नॉनसेंस कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, समापन कोडोन बोलते हैं हिंदी में, या नॉनसेंस याद रखो, समापन या समापन ही आ जाएगा, सब स्टॉप और इसमें। समापक या समापन कोडोन कौन से होते हैं, तो ये भी 3 होते हैं। ये 3 कौन से होते हैं बेटा, तो ये होते हैं यूएए, यूएजी और यूजीए। ये 3 कोडोन टर्मिनेशन कोडोन, ये एक कोडोन क्या है आपका, एस्टिनेशन कोडोन। तो यहाँ पूछ रहा है कि स्टॉप कोडोन जो है वो कौन सा नहीं है, तो ये 3 स्टॉप कोडोन होंगे, यूएए, यूएजी, यूएए। ये तीनों स्टॉप कोडोन कहलाते हैं, नॉनसेंस कोडोन कहलाते हैं, टर्मिनेशन कोडोन कहलाते हैं। पर एयूजी जो है, एयूजी है कौन सा कोडोन, इनिशिएशन कोडोन। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है पूछा है, तो ये स्टॉप कोडोन नहीं है, एयूजी स्टॉप कोडोन नहीं है, क्योंकि ये तो इनिशिएशन या समारंभन कोडोन है, ये प्रारंभ करने वाला कोडोन है, इसलिए इसको हम स्टॉप कोडोन नहीं कह सकते। इतनी बात क्लियर है बेटा। आगे बढ़े हम। विच एंजाइम सिंथेसिस आरएनए प्राइमेस, सॉरी आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने अभी बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन में अलग अलग एंजाइम हेल्प करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए के एक डीएनए से उसके दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, अलग स्ट्रैंड पे एक नया डीएनए स्ट्रैंड आ जाएगा। तो ये हो गया डीएनए से, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस में सबसे पहले डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करने वाला डीएनए हेलिकेज, अलग स्ट्रैंड पे नया स्ट्रैंड बनाने वाला डीएनए पॉलीमरेज। और जब अलग स्ट्रैंड बनता है तो ये डीएनए पॉलीमरेज 5 डेज से 3 डेज वाली डायरेक्शन में बनाता है। और जब ये डायरेक्शन इसको बताना है तो डायरेक्शन बताने के लिए प्राइमर जुड़ते हैं, उनको आरएनए प्राइमर बोलते हैं। और यही प्राइमर कौन बनाता है, तो ये प्राइमर बनाने वाला एंजाइम होता है, प्राइमर से याद रखना, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम का काम क्या है, प्राइमर बनाना। और लास्ट में डीएनए के टुकड़ों को या ओकाजाइड फ्रेगमेंट को जोड़ने वाला कौन है बेटा, डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे क्या बनाना पूछा उसने, कौन सा एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाता है, तो आप बोलोगे प्राइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा, प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम जो होता है क्या करता है, आरएनए प्राइमर बनाता है, आरएनए प्राइमर
बनाता है और ये आरएनए प्राइमर बनते हैं और जुड़ जाते हैं। और जहां जुड़ते हैं वहीं से आपका डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड बनाना चालू कर देता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो कि नया स्ट्रैंड बनाता है उसको डायरेक्शन देने का काम करता है आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमर जो कि प्राइमेज एंजाइम बनाता है। राइट आंसर क्या होगा बेटा? आरएनए प्राइमेज, सॉरी प्राइमेज एंजाइम हो गया। आगे बढ़े। व्हाट इज द एंटीकोडोन फॉर द स्टार्ट कोडोन एयूजी? मैंने अभी बताया स्टार्ट कोडोन एयूजी बोलते हैं। इसका एंटीकोडोन क्या? प्रारंभ कोडोन एयूजी का एंटीकोडोन क्या होगा? एयूजी का एंटीकोडोन तो देखो सीधी सी बात है। कोडोन क्या है? कोडोन को कोड भी बोल देते हैं हम, कोडोन कोड। तो क्या है सर कोडोन? कोडोन है ए यू जी। अब इसका अपोजिट अगर हम देखें, अपोजिट कैसे सर? अपोजिट में हम इसको बोल देंगे इसका एंटी कोडन। क्या हो जाएगा उसका? एंटी कोडन। एंटी कोडन मतलब इसके विपरीत वाले क्षार, इसके विपरीत वाले क्षार मतलब इसके सामने जुड़ने वाले क्षार कौन से हैं? तो जैसे ए के सामने कौन जुड़ता है बेटा? यू। आप बोलोगे सर यू। अच्छा डीएनए की नहीं, डीएनए में के सामने टी होता है, आरएनए की बात होती है तो ए के सामने यू आएगा। और और ए के सामने हो जाएगा यू, और यू के सामने हो जाएगा ए, और जी के सामने हो जाएगा सी। तो यू ए सी कौन सा कोडोन हो जाएगा? यू ए सी इसका एंटी कोडोन हो जाएगा। ध्यान, ये कोडोन है तो इसका एंटी कोडोन। एडनिन के सामने जुड़ता है यूरेसिल, ग्वानिन के सामने जुड़ता है साइटोसिन। या फिर भले ऐसे देखो या ऐसे देखो, एक ही बात है, दोनों तरीके से आप देख सकते हो। बट यहाँ पे आरएनए की बात होती है, अगर डीएनए की बात होती है तो आपको पता है थाइमिन आता है, कौन आता है? थाइमिन। तो यहाँ पे आरएनए की बात होती है क्योंकि एमआरएनए पे कोड होते हैं, और एमआरएनए तो आरएनए है, और आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। इसका एंटी कोडन कौन सा हो गया बेटा? यूएसी। कौन सा हो गया? यूएसी। राइट आंसर हो गया पहले वाला। ठीक है बच्चों पार्टी, आगे बढ़े। व्हाट इज पर्पस ऑफ साउदर्न ब्लोटिंग? सदर्न ब्लोटिंग का उद्देश्य क्या है? ये डीएनए सीक्वेंस को क्या करता है? ये टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होती है, और डीएनए सीक्वेंस को क्या करती है? पता लगाती है। डीएनए क्रम का पता लगाना, डीएनए क्रम का पता लगाना, डीएनए में जो क्षार का क्रम है का पता लगाना या ज्ञात करना, डीएनए क्रम का पता लगाना है, डीएनए क्रम को ज्ञात करना, ये इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा? बी। कौन सा हो गया? बी। सौदर्न ब्लॉटिंग का उद्देश्य क्या है बेटा? डिटेक्ट डीएनए सीक्वेंस। Which form of DNA is most common under physiological condition? यानी आप बोलोगे सर कौन से टाइप का डीएनए जो है कॉमनली मिलता है भौतिक परिस्थितियों में? डीएनए का कौन सा रूप सबसे सामान्य है? कौन से टाइप का डीएनए जो होता है जनरली मिल जाता है, जनरल होता है, कॉमन होता है? तो याद रखना पी डीएनए। कौन सा डीएनए बेटा? पी डीएनए जो होता है वो जनरली मिल जाता है। अगला, which of the following is not a component of a nucleotide? अभी मैंने बोला था कि न्यूक्लियोटाइड है उसका कौन सा कंपोनेंट इनमें से नहीं है? न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, यहाँ पे चार चीजें दी हुई है, तो चार में से कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है? कौन सा ऐसा भाग है जो न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? तो न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस। शर्करा, नाइट्रोजनी समूह, और आप बोलोगे फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार। तो आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही अलग दिख रहा है। फिर फॉस्फेट ग्रुप होता है, होता है। नाइट्रोजनस बेस होता है। राइबोस शुगर होता है। लेकिन अमीनो एसिड नहीं होता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। क्योंकि उसने क्या पूछा था? कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है पूछा था उसने, कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। तो आप बोलोगे सर न्यूक्लियो एसिड का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? तो आप बोलोगे डी वाला नहीं है, अमीनो एसिड वाला नहीं है, अमीनो अम्ल वाला नहीं है, अमीनो अम्ल वाला नहीं। इन विच ईयर, आगे क्या है बेटा क्वेश्चन? इन विच ईयर वाज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन विच ईयर वाज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फर्स्ट डेवलप्ड? कौन से साल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पहली बार किस वर्ष विकसित हुई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप हुई जिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू
एक पर्सन से दूसरे, हम बोलते हैं सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दो अननोन पर्सन के डीएनए को हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका सीक्वेंस हम मैच करते हैं। तो ये टेक्निक एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। ये आपको क्रिमिनल्स को क्या करने में, क्रिमिनल्स को पकड़ने में फोरेंसिक जो लैब होती है वहां पर हेल्पफुल होती है। पैटर्निटी मतलब पैतरक या बच्चों के माता पिता कौन है ये जानने में भी इस टेक्निक का यूज होते हैं। तो सबसे पहले कब डेवलप हुई थी ये टेक्निक? ये डेवलप हुई थी 1984 में। 1984 में 1984 में ये टेक्निक डेवलप हुई थी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सी टेक्निक था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप 1984 में डेवलप हुई थी। आगे बढ़े हम। विच मेथड इज यूज्ड टू विजुलाइज डीएनए फ्रेगमेंट? कौन सी मेथड यूज होती है विजुलाइज डीएनए फ्रेगमेंट? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर डीएनए टुकड़ों को देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? तो याद रखना साउदर्न ब्लोटिंग। अभी अपन ने लिखा था साउदर्न ब्लोटिंग। कौन सी टेक्निक बेटा? साउदर्न ब्लोटिंग, जो कि आपका इधर ही आया था, यहाँ पर आया था साउदर्न ब्लोटिंग। ये रहा साउदर्न ब्लोटिंग, डीएनए क्रम का पता लगाना। इसमें डीएनए क्या होता है आपका, डीएनए क्रम का पता लगाया जाता है। कौन सी टेक्निक यूज होती है बेटा? साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, साउदर्न ब्लॉटिंग। चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज द रोल ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड ऑफ इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए के आपने टुकड़े कर दिए, डीएनए को, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, पहले डीएनए को, जिनके डीएनए को हमको मैच करना है उन दोनों को डीएनए हम निकालते हैं सेल से। डीएनए निकालने के बाद क्या करते हैं बच्चा पार्टी, तो डीएनए निकालने के बाद उसके हम टुकड़े करते हैं। उसको हम मॉलिक्यूलर सीजर, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, उसकी मदद से हम डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में, डीएनए को टुकड़ों में विभाजित करते हैं। फिर डीएनए के बड़े और छोटे टुकड़ों को हम अलग करते हैं। लार्ज और स्मॉल सेगमेंट को, डीएनए को अलग करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। टुकड़ों को अलग करने के बाद हम एक टेक्निक अपनाते हैं साउदर्न ब्लोटिंग। और वहां पर हम क्या करते हैं कि एक साउदर्न ब्लोटिंग के टाइम पे हमको एक इथिडियम ब्रोमाइड करके एक कंपाउंड होता है, इथिडियम ब्रोमाइड करके एक यौगिक होता है, उसकी हेल्प से हम डीएनए को क्या करते हैं, डीएनए को हम एक तरह से चमकाते हैं, ताकि उससे हमको अभिरंजित करते हैं। जैसे डीएनए के बेस क्रम जो होते हैं, डीएनए के अंदर जो बेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का क्रम सीक्वेंस होता है, हमको पता लगे। तो डीएनए को क्या करता है, इथिडियम ब्रोमाइड का काम क्या होता है, पहले तो डीएनए को जोड़ता है और फ्लोरोसेंस मतलब चमकदार बनाता है, ताकि डीएनए के अंदर जो क्रम है वो अलग से दिखाई दे। अगर कोई चमकदार चीजें या चमकदार सतह होगी तो आपको अलग से या दूर से ही दिखाई देगी, या एक सतह है उस सतह में अगर कुछ कुछ भाग चमकदार है तो आपको दूर से ही दिखाई देंगे। इस तरह से डीएनए के टुकड़ों को क्या करता है, उनसे जुड़ता है ये इथिडियम ब्रोमाइड, उनको फ्लोरोसेंस मतलब चमकदार बनाता है, ताकि वो क्रम पता चल जाए, वहां पर आपको क्रम दिख जाए। चलिए एक और बचा आपका, व्हाट इज द फाइनल स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में सबसे पहले डीएनए को कलेक्ट करते हैं, मतलब आइसोलेट करना भी कह देंगे, लेकिन अगर हम सीधे समझे तो पहले डीएनए को कलेक्ट करा, फिर जेल इलेक्ट्रो, फिर आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से डीएनए को कट करा, फिर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के छोटे बड़े टुकड़े अलग करे, और उसके बाद में आपको साउदर्न ब्लॉट टेक्निक अपनानी है। उसके बाद में सबसे लास्ट स्टेप आती है ऑडियोग्राफी। कौन सी आती है बेटा? ऑटो रेडियोग्राफी, सॉरी ऑटो रेडियोग्राफी जो आती है, ऑटो रेडियोग्राफी आती है सबसे लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप है आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अंतिम चरण है आपका कौन सा? तो आप बोलोगे सर रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये बेटा आप आज के आपके 20 एमसीक्यू है चैप्टर 6 में, और भी ऑब्जेक्टिव है, बट आज अपन ने कितने 20 ऑब्जेक्टिव चैप्टर से, सॉरी चैप्टर 6 नहीं, चैप्टर आपका 5 है मोलिकुलर बेसिस ऑफ एटेंस, वंशागति के आणविक आधार। तो इस चैप्टर के अपन ने आज 20 ऑब्जेक्टिव करे हैं, 20 एमसीक्यू करे हैं, अलग अलग प्रोसेस से, डीएनए रेप्लिकेशन से करे हैं, डीएनए स्ट्रक्चर से करे हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से करे हैं। और भी इसमें कुछ टाइप के ऑब्जेक्टिव बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। तो आज बेटा अपन ने ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एटेंस के ऑब्जेक्टिव करे हैं, तो आप मेरे साथ साथ आप ये पूरे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मेरे साथ साथ आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि ये आपने जो 20 एमसीक्यू करे आज, ये मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक के आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, बेसिक वाले पढ़ने हैं। उसका रीजन ये है
कि बेसिक वाले में अगर मान लो 5 ऑब्जेक्टिव पड़े तो उन 5 ऑब्जेक्टिव का वो एक ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं उनके हिसाब से। वो एक ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, तो पांचों ऑब्जेक्टिव के वो पॉइंट बना देंगे और पूछ लेंगे कितने स्टेटमेंट राइट है, कितने स्टेटमेंट रॉन्ग है। उस टाइप के ऑब्जेक्टिव हम भी पढ़ते हैं, इस चैप्टर में भी आएंगे। बट अभी तक हमने इस चैप्टर में ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े, भी सिंपल वाले पढ़े हैं, नॉर्मल वाले पढ़े हैं। बट ये नॉर्मल वाले भी बहुत पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड में भी आए थे और ऐसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये नॉर्मल ऑब्जेक्टिव को भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है, कि इनसे रिलेटेड चीजें बन जाती है। चार पांच ऑब्जेक्टिव को वो, या चार पांच टॉपिक के ऑब्जेक्टिव को एक ऑब्जेक्टिव में वो डाल देते हैं। तो आपको ये बेसिक वाले पे आने चाहिए। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको बाकी लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, और एक बार फिर से आप अच्छे से इस लेक्चर को देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और मेरे साथ ही कंप्लीट करते चलेंगे, ताकि आपकी एग्जाम की बेहतर तैयारी हो। कोई भी चीज डिले नहीं करना है कि एग्जाम तो काफी लेट है, आपको हमारे साथ साथ ही चीजें कंप्लीट करते जाना है। अगर साथ साथ करते जाओगे तो आखिरी में लास्ट टाइम पे बर्डन नहीं आएगा और अच्छे से तैयारी होगी साथ। तो कम कम पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, तो आपको एक वो जो प्रेशर रहता है कि इतने टाइम में पूरा सिलेबस करना है, वो प्रेशर नहीं होगा। लेकिन आप डिले करते जाओ कि नहीं आज का काम कल करूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं वो दिक्कत होगा। इसलिए आप डेली का डेली अच्छे से करते रहिए बेटा। और तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।